गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया था टॉपिक। सो व्हाट इज क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी इज एक्टोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या कहा कि ये इफ वी हैव ए न्यूक्लियर रिएक्शन A plus X इज इक्वल टू Y plus B, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्यू वैल्यू के फॉर्मूले ड्राइव किए। तो क्यू वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज Ma plus Mx minus Mb minus M by into C square। तो आप कह सकते हो कि क्यू वैल्यू है सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर। और फिर हमने कहा कि दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड फॉर न्यूक्लियर मासेस। अगर हमारे मासेस न्यूक्लियर है तो ये हमेशा वैलिड होगा। लेकिन अगर हमारे न्यूमेरिकल में एटॉमिक मासेस गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शंस आर इक्वल। और अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम न्यूक्लियर मास में रिएक्शन लिखेंगे और उसको एटॉमिक मास में चेंज कर देंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अब ये तो हो गया क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला होगा आपका सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप इसमें न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास के टर्म्स में आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और न्यूक्लियर और एटॉमिक मास केवल न्यूक्लियाई के लिए है। अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए जो मास होगा वो फिक्स होगा, उसके लिए एटॉमिक और न्यूक्लियर मास सेपरेट नहीं होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला वही था, सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि इसमें भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बराबर है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिर से क्या करोगे, आप न्यूक्लियर मास में लिखोगे और उसको बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कर दोगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर मास और बाइंडिंग एनर्जी में रिलेशन है। और यहाँ पे हमने ये भी कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी इज 0 फॉर पार्टिकल्स। अगर हमारी रिएक्शन में कोई पार्टिकल है, लेट्स से यहाँ पे ए और बी पार्टिकल है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो अल्फा पार्टिकल है तो वो एक न्यूक्लियाई है, और अगर मान लो प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम है तो वो भी न्यूक्लियाई है, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक ही बात है, तो प्रोटॉन के लिए भी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी 0 फॉर पार्टिकल्स एंड ओनली फॉर न्यूक्लियाई। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन हमें लास्ट क्लास में भी किए थे, तो अब हमें ये वाला करना है। आप अपनी बुकलेट में देखिए स्लाइड नंबर 1 हम ये है, वैसे लास्ट क्लास में भी ये फॉर्मूले लिख चुके हैं, केवल उसका रिवीजन कराया है ताकि हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमें आपको करना है पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपकी बुकलेट में है, ये टिफर 2017 का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, हिस्टोग्राम वाला। तो वहाँ पे हिस्टोग्राम था और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए। अब आपको क्या दे रखा है, इफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, कोई न्यूक्लियाई है विद मास नंबर ए इक्वल टू 240, लेट्स से x 240। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर क्यू वैल्यू का कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्यू वैल्यू कैसे पता चल रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर क्यू वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है, और अगर दे रखी है तो उसका यूज कर लेंगे, अगर नहीं दी है तो आपको वो पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मास नंबर ए इक्वल टू 240 अंडरगोज ए सिमेट्रिक फिजन इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अगर सिमेट्रिक फिजन है तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके डॉटर न्यूक्लियाई बने उनका मास नंबर 90 है। तो या तो ये हो सकता है या हो सकता है कि Y90 प्लस Z90। तो मास नंबर आपका यहाँ पे हमने बराबर कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक फिजन है। उसके बाद आपसे पूछा है, और बल्कि यहाँ पे दे भी दिया है, सॉरी 90 नहीं है, सॉरी 90 नहीं 120 क्योंकि हाफ 120 होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है राइट डाउन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक मास में, एक काइनेटिक एनर्जी में, एक बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखोगे तो यहाँ पे आपके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जिस भी न्यूक्लियर रिएक्शन में केवल न्यूक्लियाई है उनमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा, उसके बाद भी हम कहेंगे कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, क्योंकि इसमें केवल न्यूक्लियाई है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होता एक्स्ट्रा तब हमें एटॉमिक नंबर भी देने पड़ते, तब हम वहाँ पे देख पाते इस कंडीशन को। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है। तो अब हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, Q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द
रिएक्टेंट जो कि इस केस में केवल x है। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आपको y की चाहिए तो कैसे निकलेगी? तो 120 यहाँ पे आपका है, ये 100 है, यहाँ पे 120 है, इट इज 120। तो 120 के करस्पॉन्डिंग आपका जो ये पॉइंट है, आप देख सकते हो 120 करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है? 8.5 आपको दिख रही है, 8.5, क्योंकि 8 और 9 के बीच में है ये वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे तो ये कौन सी वैल्यू है? ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 8.5। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 120। तो इसमें अगर हमने 120 मल्टीप्लाई कर दी तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद हमें करना है 240। तो यहाँ पे आपके पास 200 है और 240 आपका यहाँ पे आता है, दिस इज 240, ये 240 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी 7.5। तो ये आएगी 7.5 इंटू 240। अब आप इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 240। आप ये सॉल्व कर लेना, 240 आ गया, 240 एन। तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे केवल 240 पूछा है इन एमईबी। आपको ये भी ध्यान रखना एग्जाम में कि एमईबी में पूछा है या जूल में पूछा है। अगर जूल में पूछा होता तो आप जूल में चेंज कर लेते। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आपको करके आना है। तो ये है नेट दिसंबर 2019। तो यहाँ पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। तो वैसे तो ये आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया था कि आपका कोई न्यूक्लियाई है और अगर 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में और यहाँ पे आपका जो मास नंबर है वो ये इवन न्यूक्लियाई है, तो मास नंबर भी इवन हो जाएगा। तो इसको आपने इक्वल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा y a/2 z/2 प्लस y a/2 z/2। देखिए लास्ट स्लाइड मैं शो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, उसे आप अपने आप करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या लास्ट में आप बाद में देख लेना। आप केवल स्क्रीनशॉट पे फोकस कर रहे हो, आप क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो। जो लोग भी यहाँ पे लास्ट स्लाइड कह रहे हैं, आपकी बुकलेट में पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन है, उसे अगर नहीं किया हो तो लास्ट बाद में कर लेना, ठीक है। अब आप इस वाले क्वेश्चन फोकस करो, पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको होमवर्क दिया था, तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हम कर रहे हैं। तो क्यू वैल्यू आपकी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दे रखा है। क्योंकि आपको ये मास नंबर एटॉमिक नंबर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। फिर माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर ये है। अब आपको क्यू वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको अबव फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है। तो जब आप रखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वी, यहाँ जाएगा a/2, ठीक है। अब आप पहले y के लिए कर रहे हो, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एस, यहाँ पे जाएगा a/2 की पावर 2/3 माइनस ए सी, जेड की जगह पे आप रखोगे z/2 ओवर a/2। तो z/2 का स्क्वायर है और a/2 की पावर 1/3 माइनस ए ए इंटू एन माइनस जेड। तो n की जगह आप रख दोगे a, तो n माइनस जेड जाएगा आपका a माइनस 2z, क्योंकि आपको a और z की वैल्यू रखनी है। तो a माइनस 2z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस, और इनमें भी मल्टीप्लाई 2 की करनी है, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y है। उसके बाद यहाँ पे a/2 माइनस ट्वाइस ऑफ z/2 उसका स्क्वायर ओवर a/2। अभी तक जो आपने वैल्यू लिखी है वो अभी आपकी फर्स्ट टर्म है, जो कि है ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, वो वैल्यू हो जाएगी a और z, तो वो वही वैल्यू हो जाएगी जो आपका ऊपर फॉर्मूला है। तो आप जब हमने माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगी और बाकी टर्म आपकी हो जाएंगी पॉजिटिव। as a⁻² 2/3 प्लस ac z² ओवर a⁻² 1/3। यहाँ पे a की जगह a और z की जगह z रख रहे हैं, तो वही वैल्यू आ रही है जो आपका फॉर्मूला दे रखा है, प्लस a-2z² ओवर a, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो क्यू वैल्यू क्या आएगा? तो अभी कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे जो आपका पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो बाकी बची है उनको देखो, कोफिशिएंट ऑफ as, तो ये हो जाएगा as और a⁻² 2/3 कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 ओवर 2⁻² 2/3, फिर प्लस ac
यहाँ पे ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू, एक तो न्यूमरेटर में आएगा 1/2 की पावर 2 का स्क्वायर कॉमन, मतलब ये जो बचेगा, और यहाँ पे आएगा 1/2 की पावर 1/3 ये बचेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टर्म में आएगा ए ओवर ए, आपने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 2z स्क्वायर माइनस अब आपने देखो यहाँ पे नीचे जो है a/2 भी है, तो ऊपर जाके वो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, और यहाँ पे आएगा आपके पास 4 4, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2z/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लो और देखो क्या आंसर आएगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, जो आपकी लास्ट टर्म है वो देखो कैंसिल हो जाएगी, लास्ट टर्म विल कैंसिल, यहाँ पे a माइनस 2z का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका आएगा नीचे, एक मिनट, न्यूमरेटर में 2 आएगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर है ये, तो अल्टीमेटली लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो केवल as और ac का कोएफिशिएंट बचेगा, तो ये बचेगा आपका as 1 माइनस 2 रेस टू पावर 1/3, और साथ में ac जेड स्क्वायर a रेस टू पावर माइनस 1/3, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 रेस टू पावर माइनस 2/3, तो इससे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चल रहा है, तो ये वैसे मैंने करा दिया, वैसे तो आपने सबने कर लिया था, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए क्या है। ठीक है, सभी लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है, तो शायद औरों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए वीडियो ऑफ कर दो आप, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। वैसे तो वीडियो ऑन रहने से क्या होता है पता चलता है कौन ध्यान दे रहा है, लेकिन इतने सारे हैं तो इस सब पे फोकस रखना कठिन है, तो इसलिए ये है कि डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप जो है वीडियो ऑफ कर दो। तो अब हम आगे चलते हैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं, अब स्लाइड। ठीक है, तो अब है आपको करना है पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 6। ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, एटॉमिक मास EU, SM और हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन का मासेस गिवन है इन AMU। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की आपको Q वैल्यू चाहिए, और किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, यानी कि आपको 931.5 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जो भी ब्रैकेट में है आपका वैल्यू वो AMU में होगी, वही आंसर आपको निकालना है। अब यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक मास गिवन है, अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फोकस करना। क्योंकि एटॉमिक मास गिवन है, तो सबसे पहले Q इज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, हम तभी लगा पाएंगे जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रोटॉन है, आप प्रोटॉन की जगह H भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, और हाइड्रोजन जो है वो, जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, तो यू कैन राइट आइदर P और H। ठीक है, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो सबसे पहले जेड करोगे, तो ये आएगा 63 प्लस 0, यहाँ पे 62 प्लस 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो गए, ये आप जेड कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब उसके बाद जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे भले एक प्रोटॉन हो उसे आप H लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे तो यहाँ पे EU है, EU का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो वहाँ भी नहीं है, SM का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो उसके एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये बात हम न्यूट्रॉन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है। तो कंडीशन लगाने के लिए आप प्रोटॉन को आप हमेशा H लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे तो वो भी बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ तो जाएंगे 152 माइनस 63, यहाँ पे प्लस 1, ये हो जाएगा 152 माइनस 62, और इसमें 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस क्वेश्चन में, तो आप वो फॉर्मूला एटॉमिक मास के लिए भी लगा सकते हो। अब आप कह सकते हो Q इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मासेस को रख लो, और मैंने कहा आपसे कि C स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर एटॉमिक मास यूनिट पे चाहिए, तो जो ब्रैकेट में होगा वो आंसर जाएगा। तो अब आप यहाँ पे बताओ कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। ये जाएगा 151.921749 प्लस न्यूट्रॉन का मास है 1.0
0.08665 माइनस, उसके बाद ये मास है 151.919756 और लास्ट में हाइड्रोजन एटम का मास है ये, ना कि प्रोटॉन का मास। तो हाइड्रोजन एटम का मास 1.007825, क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है तो मैंने कहा था अगर 8 है तो एटॉमिक मास है, अगर 7 के बाद 2 आता तो वो न्यूक्लियर मास होता। तो ये वैल्यू एटॉमिक मास में आ जाएगी। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 10⁻³ के साथ? हाँ तो ये आगे 3 डेसिमल प्लेस तक 2.833। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 6। ये नेट दिसंबर 2019 में आया। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन नेट दिसंबर 19 का है और इससे पहले जो ये किया था ये भी नेट दिसंबर 19 का है। ठीक है, ये जो आपने ये किया था पेज नंबर 26 पे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम पेपर में नहीं आए थे। नेट दिसंबर 2019 में एक्चुअली 2 पेपर हुए थे। मतलब आफ्टर 1 वीक दूसरा पेपर हुआ था, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए था, वहां पे पेपर हो नहीं पाया था। तो वहां पे 1 हफ्ते बाद दोबारा पेपर हुआ, उनके लिए अलग से पेपर बना था। तो वो 1 हफ्ते बाद दूसरा पेपर हुआ। तो एक पेपर में पूरे इंडिया के लिए एक ये क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन आया होगा और दूसरे पेपर में जो आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए था उसके लिए क्वेश्चन दूसरा आया था। लेकिन दोनों में ही क्यू वैल्यू क्वेश्चन थे। कहने का मतलब यह है कि हाल फिलहाल के अगर हम पेपर्स देखें तो क्यू वैल्यू वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपने पूछा कि स्मॉल एम और कैपिटल एम न्यूक्लियर या एटॉमिक मास डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप किसको क्या कहो। आप स्मॉल एम को न्यूक्लियर, जैसे मैंने जब पहले बताया था, लिखा था कि स्मॉल एम को मैंने न्यूक्लियर कह दिया और कैपिटल एम को मैंने एटॉमिक कह दिया। आप उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ठीक है, आप एम के साथ सबस्क्रिप्ट में न्यूक्लियर के लिए एन और एटॉमिक के लिए ए लगा सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल एम न्यूक्लियर के लिए है और कैपिटल एम कैपिटल के लिए है। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। लास्ट स्लाइड है उसमें जो मैंने कैपिटल एम यूज किया है, ये केवल कैपिटल एम कर लिया है, ये यहाँ पे एटॉमिक मास है। तो मैंने यहाँ पे कहा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है तो एटॉमिक मास में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एम भी लिखता तो भी वो एटॉमिक मास ही होते, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है। तो हम कह रहे हैं कि एटॉमिक मास में आप कह सकते हो क्यू इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। अच्छा ये मेरे ख्याल एक तो इसमें एस नहीं है, ये एम है, गलती से एस हो गया है। एम कभी आप इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, एम है। ठीक है, बाकी सब स्मॉल एम है। ठीक है, वो सॉरी कैपिटल एम है, तो इसमें आप स्मॉल एम भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल एम हमेशा एटॉमिक के लिए यूज करो। अब हम आगे चल रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो। हाँ, तो इसमें है आपका प्रोटॉन की बीम इंसिडेंट करी लिथियम पे, उससे आपको ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले। एटॉमिक मासेस फिर से गिवन है और अब की बार आपको जो है क्यू वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से आप पी की जगह एच यूज कर सकते हो ताकि आप कंडीशन लगाओ तो आप कह सको कि प्रोटीन जो प्रोटॉन है उसका जब एटम लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आप इन्वॉल्व कर सको। तो यहाँ पे इस बार आप कह सकते हो फिर से आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो 1+3 2+2। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 0+4 2+2, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के साथ की जगह आपने एच लिया है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो उसे करस्पॉन्डिंग जो एटम होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये केवल प्रोटॉन के लिए कर सकते हैं, बाकी किसी और पार्टिकल के लिए नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 3 2+2। कंडीशन सेटिस्फाई है, यू कैन राइट क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस एम एच। तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज और देखो, 1 यू की जगह लिखा है 930, तो आपको 930 की मल्टीप्लाई करनी है, ना कि 931.5 की। ठीक है, तो इसमें आप एटॉमिक मासेस रख देना और 930 की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आंसर आपका आ गया होगा। तो ये करके 930 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वैल्यू होगी 17.298 MeV। इसको तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप अपनी जो स्पीड है उसे मेंटेन रखना, और हम बहुत तेज भी नहीं चल रहे हैं। तो और ये जो मैं लिख रहा हूँ केवल उसको, मतलब मेरे करने से पहले मैं आपको काफी टाइम देता हूँ, तो आपको ये खुद कर देना चाहिए और देखना चाहिए कितना आंसर आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी बुकलेट का नहीं है, ये आपको खुद करना है।
फाइंड, तो इसको आप लिख लो पहले तो कि फाइंड द टोटल एनर्जी लिबरेटेड इन द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब यही है कि लिथियम के साथ प्रोटॉन या हाइड्रोजन, साथ में अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये रिएक्शन वही है जो इससे पहले वाली अभी अभी नेट में क्वेश्चन किया था उसमें रिएक्शन थी, ये रिएक्शन वही है, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन है इसमें भी यही रिएक्शन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे मासेस दे रखे हैं, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। यहाँ पे जो आंसर है 17.29 है, हम देखना चाहेंगे कि आंसर अगले वाले क्वेश्चन में वही वही है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, किसकी, लिथियम की और Hg की। तो बाइंडिंग एनर्जी इन सबकी गिवन है, लेकिन प्रोटॉन की गिवन नहीं है या हाइड्रोजन न्यूक्लियस की गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी, इट इज ए पार्टिकल। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सिंपल एक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, कम से कम 2 न्यूक्लियन होने चाहिए किसी बाइंडिंग एनर्जी के लिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी। तो अब आप यहाँ पे Q वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो Q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आपके H की या प्रोटॉन की जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कितना आंसर आ रहा है, आप बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन को सही से पढ़ो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये जो आपने लिखा है अभी आंसर, यहाँ पे डिम्पल ने जो लिखा है 9.59, एक्चुअली ये गलत है, ये आंसर गलत है। हाँ तो ये सही है 17.21। अब ये देवेंद्र ने लिखा है 4.16, ये भी गलत है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर दिया है। अब आपने इन्होंने पूछा है माधवी ने कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बाइंडिंग एनर्जी दी है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कई बार रिपीट किया है कि मासेस में भी चेक करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी में चेक नहीं करना है, पर बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी चेक करना है। ये मैंने साफ साफ आपको बताया है, ये लिखा हुआ कि अगर Q वैल्यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है ओनली व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो फिर न्यूक्लियर मास वाला फॉर्मूला लिखोगे अपने आप मानते हुए कि लेट द न्यूक्लियर मास बी दिस, उसके बाद न्यूक्लियर मास को बाइंडिंग एनर्जी में चेंज करोगे, ठीक है। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 8.51 गलत है, 8.51 गलत है, ठीक है। तो 17.21 जिनका है वो सही है। अब यहाँ पे करते हैं ट्वाइस इनटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He कितनी है, तो यहाँ पे 7.06 क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें इसका जो मास नंबर है उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06 रखी है, उसमें मास नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.61 है, तो इसमें इसका मास नंबर 7 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखो कितना आंसर आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 17.21 MeV। तो ये अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू आ रही है जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इससे लास्ट स्लाइड में हमारा आंसर था 17.29, यहाँ पे 17.21, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर हम लिखें तो एक्जेक्टली सेम आएगा, यहाँ पे सिलेक्टली हो सकता है स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो, डिफरेंट हो, या हमने डेसिमल प्लेस में 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस पे करते तो एक्जेक्ट आंसर आता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ज्यादातर स्टूडेंट्स के इस वाले क्वेश्चन में आंसर गलत आए, तो आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन हम हिस्टोग्राम का कर चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व कर चुके हैं, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये भी आपकी बुकलेट में नहीं है, इसको भी आप लिख सकते हो या केवल रिएक्शन लिख सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्शन है K प्लस, ये आपका K मेसॉन है, मेसॉन्स होते हैं ये K मेसॉन और पाई मेसॉन। तो K मेसॉन जो है K प्लस वाले, वो पाई प्लस और पाई माइनस, ये 3 पार्टिकल्स आपको मिले। तो K प्लस का डीके हो रहा है, पर अब की बार ये रेस्ट पे डीके नहीं हो रहा है। जो K प्लस है उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 MeV है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इसका मतलब इन जनरल एनर्जी जो देते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो जब ये मूव कर रहा है, जब ये ट्रेजेक्टरी में है, तब ये इसमें डीके हो रहा है, ये रेस्ट में डीके नहीं हुआ इसका, ठीक है। अब उसके बाद और क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 पाई प्लस। तो इनमें से एक पाई प्लस की जो काइनेटिक एनर्जी है ये दे रखी है, ऑफ अदर पाई प्लस इज दिस, दूसरे पाई प्लस की ये दे रखी है, और जो थर्ड पार्टिकल है पाई माइनस, उसकी काइनेटिक एनर्जी 75.5 MeV है। कहने का मतलब ये है आपको चारों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी दे दी है। अगर आपका K प्लस रेस्ट पे होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर गिवन,
अब आपको पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ द के प्लस पार्टिकल। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियाई नहीं है, ये एटम नहीं है, तो यहाँ पे एटॉमिक या न्यूक्लियर मास नहीं आएगा और कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ द के प्लस पार्टिकल। आपको के प्लस पार्टिकल का मास चाहिए और आपका पाई प्लस और पाई माइनस का मास सेम होता है क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल होते हैं, तो इनका मास 140 गिवन है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड होंगे करने के। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, मेथड नंबर फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो इससे जब आप करोगे तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा हर एक पार्टिकल का, और उसको फिर क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ ले लेना, मासेस को एक तरफ ले लेना, और आपको आंसर मिल जाएगा। और दोनों जो फॉर्मूले होते हैं मासेस और काइनेटिक एनर्जी के, वो जो है क्यू वैल्यू के होते हैं। तो इसका मतलब आप सेकंड जो मेथड है वो आप क्यू वैल्यू वाले मेथड से कर सकते हो, दोनों बात एक ही है वैसे। तो सबसे पहले आप क्यू वैल्यू लिखो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी आपको चारों की पता है, तो क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई प्लस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पाई प्लस बिकॉज बोथ द काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पाई माइनस माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ के प्लस। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से आप क्यू वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से जब आपने क्यू वैल्यू निकाली तो क्या आंसर आएगा, तो ये आपको गिवन है 68.6 गिवन है, 68.6, उसके बाद है 80.8, फिर है 75.5 माइनस 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 124.9, मतलब 124.9 अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। तो अभी आपने क्यू वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, मास ऑफ द के प्लस पार्टिकल। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मासेस भी लिख दोगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस थ्राइस ऑफ मास ऑफ पायोन्स, क्योंकि तीनों पायोन का मास सेम है। तो हम यहाँ पे ये मान के चलें, और यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल एम से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चाहे दोनों को स्मॉल एम लिखो चाहे दोनों को कैपिटल एम लिखो। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मास ऑफ पाई प्लस इज इक्वल टू मास ऑफ पाई माइनस इज इक्वल टू एम पाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे माना। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप मासेस के टर्म्स में क्यू वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका क्यू वैल्यू जो हमने निकाली है 124.9, इसकी वैल्यू मासेस के टर्म्स में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ के प्लस जो हमें निकालना है माइनस 3 इंटू 140। तो क्योंकि ये 140 एमईवी बाई सी स्क्वायर में है, तो आपका मास ऑफ के प्लस भी एमईवी बाई सी स्क्वायर में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो मल्टीप्लाई है वो सी स्क्वायर की है, इसीलिए जो आंसर आएगा वो अपने आप आपका एमईवी बाई सी स्क्वायर में आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से एम के प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। आप जो है अपना जो लेक्चर है वो बाद में कर लेना पूरा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा 544.9 एमईवी बाई सी स्क्वायर। तो क्योंकि आपकी क्यू वैल्यू मासेस के टर्म्स में भी होगा, सेम आएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में सेम आएगा, और बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में सेम आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप आगे से कर सकते हो कि अगर बाई चांस यहाँ पे, यहाँ तो खैर न्यूक्लियाई नहीं है, अगर मान लो किसी रिएक्शन में न्यूक्लियाई होते और आपसे सभी पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी दे दे और बाइंडिंग एनर्जी किसी अननोन न्यूक्लियाई की पूछ ले, तो यहाँ पे आप तीसरा फॉर्मूला आप क्यू वैल्यू का भी लगा, वो बाइंडिंग एनर्जी का भी लगा के अननोन बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। वो अलग बात है कि यहाँ तो पार्टिकल्स हैं या बाइंडिंग एनर्जी सभी की जीरो होती है, तो यहाँ पे तो बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैंने तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट नंबर फर्स्ट जो है गिवन आपको दे रखा होगा। असाइनमेंट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ आपको, जो थोड़े डिफरेंट है और कुछ जो है आसान होंगे, वो आप अपने आप कर लेना। तो असाइनमेंट नंबर 1 जो था आपका, वो था बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसमें क्यू वैल्यू के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, कुछ आप लोग अपने आप कर लेना। जहाँ भी डाउट हो वो आप पूछ लेना। असाइनमेंट नंबर 1 और में से, और असाइनमेंट नंबर 2 था वो आपका न्यूक्लियर मॉडल्स का था, उसको भी आप पूरा कर लो। उसमें भी कोई डाउट हो तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं, बुक में नहीं है, असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट अपलोड कर दिया होगा, तो आपका ये असाइनमेंट में है, तो उसमें से देखना है आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन असाइनमेंट आपको जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन आपको कर रहे हैं अपने आप। तो इसको देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट नंबर 1 का है, इसमें क्या चीज डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास एक सैंपल लिथियम का है जो कि 0.1 kg है। तो यू हैव ए सैंपल विच कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई एंड द मास ऑफ दिस सैंपल, तो ये आपका टारगेट है। देखिए मैं आपको कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा, यहाँ पे वो अपलोड कर दी होगी,
तो शुरू में की होगी जब बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें ही कुछ क्वेश्चन क्यू वैल्यू के हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो आपका टारगेट है ये लिथियम का है, इसको आपने बॉम्बार्ड किया प्रोटॉन से, तो ये बीम ऑफ प्रोटॉन आप बॉम्बार्ड कर रहे हो लिथियम पे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया हीलियम में, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम बार बार लिख रहे हैं, तो हम ये तीसरी बार लिख रहे हैं रिएक्शन को, 1H1 प्लस लिथियम इज इक्वल टू, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो केवल एक अल्फा नहीं मिलेगा, आपको 2 अल्फा मिलेंगे। तो ये अभी एक रिएक्शन हुई है, तो क्योंकि आपके टारगेट में 0.1 kg यानी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई है लिथियम के, तो इस तरह से आपको थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो हर बार आपका प्रोटॉन जब इंसिडेंट करेगा लिथियम न्यूक्लियाई पे, तो आपको एक रिएक्शन मिलेगी जिसमें कि दो हीलियम के न्यूक्लियाई आपको मिल रहे हैं। अब आपको सभी की एटॉमिक मास गिवन है। अब आपसे पूछा है एनर्जी जनरेटेड, तो एनर्जी जनरेटेड का मतलब आपको एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वन रिएक्शन नहीं पूछी है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 0.1 kg ऑफ द लिथियम पूछा है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्यू वैल्यू निकालोगे, तो क्यू वैल्यू इज एनर्जी रिलीज इन वन रिएक्शन, और फिर आप उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस की मल्टीप्लाई कर दोगे कि कितनी रिएक्शन हुई, तो फिर आपको टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगा, टोटल एनर्जी रिलीज। जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी वो किसके बराबर होंगी, वो होंगी नंबर ऑफ लिथियम न्यूक्लिया के बराबर। जितने भी आपके लिथियम न्यूक्लिया होंगे टारगेट में, उतनी रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले आप क्यू वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो क्यू वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप एटॉमिक मास में लगा सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप मास रखोगे, तो ये इसे कैलकुलेट करना है इन सब मासेस को, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0419। इसमें सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ना कर 931.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 39.02, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया, एक सेकंड, ये गलत लिख दिया, ये आएगा, ये वैल्यू ये नहीं आएगी, ये आएगी, थोड़ा चेंज आएगा इसमें, इसकी वैल्यू आ रही है 0.0184, ये आएगी। आप इसे देखो कैलकुलेट करके, ये आएगी, तो 931.5 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगी 17.1396, ये वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, इस क्यू वैल्यू में नंबर ऑफ रिएक्शंस की मल्टीप्लाई करनी है, तो वो कैसे करोगे, तो हमें पता है कि लिथियम के केस में लिथियम का जो मास नंबर 7 है, तो इसका मतलब लिथियम के लिए 7 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर न्यूक्लियाई होंगे। जितना भी न्यूक्लियाई में मास नंबर होगा उतने ही न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 7 ग्राम ऑफ लिथियम, 7 हैज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23, और ये करस्पॉन्डिंग होगा 1 मोल के, 1 मोल के, तो 1 मोल में 7 ग्राम तो मास होगा और इतने न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, तो इतने न्यूक्लियाई हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे आपके डिवाइड बाई 7, तो आपके 0.1 kg में कितने होंगे, तो 0.1 kg का मतलब कितना ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हो जाएंगे 6.02 10⁻23 अपॉन 7 इंटू 100। तो देयर आर दीज मैनी न्यूक्लियाई, तो इतनी ही रिएक्शंस होंगी। तो ये जो रिएक्शंस आएंगी ये आ जाएंगी 0.86 10⁻25। तो टोटल एनर्जी रिलीज हो जाएगी क्यू वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो ये आंसर आएगा आपका 14.74 इंटू 10⁻25। तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। तो अगर आपके सैंपल में इतना केजी हो, तो आपने उसको नंबर ऑफ न्यूक्लिया में चेंज करके तो टोटल एनर्जी रिलीज इस तरह से जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, असाइनमेंट नंबर 1। बाई चांस असाइनमेंट नंबर अगर 1 अपलोड नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, अगर उस समय करवा दिया होगा, नहीं होगा तो वो मैं दोबारा कह दूंगा तो वो कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हाँ, तो आप लोग कह रहे हो गया, तो अगर अपलोड हो गया है तो फिर उसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं असाइनमेंट में से। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको करना है असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वैसा ही है जो अभी हमने किया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी दे दी है पार्टिकल्स की, और इसमें मासेस भी दे दिए हैं। तो आपको जो अननोन मास है वो निकालना है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था आप वैसे से कर लेना, ये आपके लिए हिंट हो गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, और ये मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप अपने आप करना। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द रिएक्शन दिस द मासेस ऑफ ऑल द
पार्टिकल्स आर गिवन, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, ये वैसे एटॉमिक मास होंगे ये, और अगर नहीं, कहीं पे नहीं दे रखे हैं एटॉमिक या न्यूक्लियर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है कंडीशन सेटिस्फाई है। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो अगर एटॉमिक हो चाहे न्यूक्लियर हो, आपका फॉर्मुला वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी, तो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दे दी है। उसके बाद ये कहा है कि जो B11 है वो एट रेस्ट है, टारगेट आपका रेस्ट है, B11 आप यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। उसके बाद दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई 14n एंड 1n, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी 3 पार्टिकल से गिवन है और एक आपका जो न्यूक्लियाई है वो आपका रेस्ट पे है। अल्टीमेटली आप काइनेटिक एनर्जी से क्यू वैल्यू निकाल लेना, क्यू वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर से निकाल लोगे, फिर निकालना क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस, और फिर जो क्यू वैल्यू है वो यहाँ रख के अननोन मास निकाल लेना। तो यहाँ से आप मास ऑफ द न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से कर लेना, ये असाइनमेंट है आपके। ठीक है, तो असाइनमेंट आपका अपलोड हो चुका है, तो उसमें देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इसको हमें करना है। इसको एक बार क्वेश्चन को आप लोग लिख लो या पढ़ लो। यहाँ पे 3 रिएक्शन दे रखी हैं और तीनों रिएक्शन के क्यू वैल्यू साइमल्टेनियसली गिवन है। ठीक है, 4.031 फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, 3.265 फॉर द सेकंड रिएक्शन एंड 0.0185 फॉर द थर्ड रिएक्शन। अब आपसे पूछा क्या है, द मास डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा मैं बता दूं। यहाँ पे क्या करना है, तो 3 रिएक्शन दे रखी है, अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्शन दे रखी हो तो उन्हें आप मैनिपुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि जो आपकी रिएक्शंस गिवन है, जो जो इसमें आप कई मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्वेश्चन कि इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है। वो ये है कि जो आपके क्यू वैल्यू के फॉर्मूले हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड है, और जो थर्ड रिएक्शन है वो बीटा डी की रिएक्शन है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जो कंडीशन आपकी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर थर्ड रिएक्शन में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एटॉमिक मास के टर्म्स में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स में सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको मास डिफरेंस पूछा है, तो अगर मास डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मास अपने आप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जो लेट करोगे, तो लेट द एटॉमिक मासेस भी या लेट द न्यूक्लियर मासेस भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको तीनों के फॉर्मूले या तो तीनों को एटॉमिक मास में लिखो या तीनों को न्यूक्लियर मास में लिखो। आपको ऐसा नहीं करना है कि दो 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 को लिख दो न्यूक्लियर मास में, दो को लिख दो एटॉमिक मास में, या एक को एटॉमिक मास में। ठीक है, तो आपको तीनों रिएक्शन में सेम मास यूज करना है, चाहे तो एटॉमिक या न्यूक्लियर। अब क्योंकि थर्ड रिएक्शन में एटॉमिक मास में आप नहीं लिख सकते, तो थर्ड में आपको या तो पहले न्यूक्लियर मास लिखोगे फिर एटॉमिक चेंज करोगे। तो यहाँ पे अच्छा ये रहेगा कि आप तीनों को न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिख दो। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो मास डिफरेंस दे रखा है वो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का है। आपको क्या चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मेथड नंबर 1 यूज कर रहा हूँ। तो मेथड नंबर 1 ये है, और फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 बताऊंगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट ये है कि क्यू वैल्यू फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन वाली क्यू वैल्यू को मैं क्यू1 लिख रहा हूँ जो कि है 4.031। तो क्यू वैल्यू फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज, और हम यहाँ बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। तो तीनों ही रिएक्शन के लिए मैं न्यूक्लियर मास यूज करूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास योर Q1 फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ 1H3 माइनस मास ऑफ 1H1। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूक्लियर मास है, तो जो 1H1 लिखा है आपने, उसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोटॉन लिख सकते हो। है क्योंकि न्यूक्लियर मास है तो वो एक तरह से प्रोटॉन ही है। ठीक है, तो इसे आप प्रोटॉन लिख सकते हो 1H1 को। अल्टीमेटली आपने फर्स्ट रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आप Q2 को लिखोगे, तो Q2 आपका है 3.265। इसको आपने न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिख दिया, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ 2He3 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू C स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आपने Q3 को लिख दिया जो कि है 0.0185। इसकी वैल्यू है आपकी मास ऑफ 1H3 माइनस मास ऑफ 2He3 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एंटी न्यूट्रिनो का जो मास है वो 0 होता है इंटू C स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6। तो एंटी न्यूट्रिनो का ऑलमोस्ट 0 होता है, तो इसलिए हम उसे अप्रोक्सीमेटली 0 कह रहे हैं। आपने तीनों रिएक्शन लिख दी। अब क्या करोगे आप,
अब इन तीनों को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना आप करो, और उससे आपको क्या करना है, इस तरह से करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन कि आपका मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम मिल जाए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, माइनस इक्वेशन नंबर 5, ठीक। तो हम 4 प्लस 6 माइनस 5 कर रहे हैं, और रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स के साथ जोड़ेंगे, मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ेंगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ करेंगे, जो भी करना है। तो आपने 4 प्लस 6 किया और माइनस 5 किया, तो आपके पास यहाँ से आएगा Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 1H2 माइनस 1H3 माइनस MP। सी स्क्वायर को आप बाहर जो है बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी। फिर इक्वेशन नंबर 6 को आपको ऐड करना है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो मासेस हैं उन्हें ऐड किया, ऐड कर दिया, और अब जो इक्वेशन नंबर 5 है उनके मासेस को सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7845। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे क्या, आपको Mn तो पॉजिटिव आ जाएगा, और आपका के साथ में क्या आएगा, Mn माइनस Mp माइनस Me इंटू सी स्क्वायर। बाकी सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2 कैंसिल हो गया, उसके बाद आपका जो है मास ऑफ 2He3 ये कैंसिल हो गया, और 1H3 भी कैंसिल हो गया, तो बाकी सब कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है अगर इन्हें ऐड कर दें तो ये एक्चुअली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो एक्चुअली ये आ जाएगा Mn माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये वैल्यू, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट में आना चाहिए, ठीक। तो जब आप यहाँ पे अगर आपको एटॉमिक मास में चाहिए तो उसे कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में आपका MeV में है, अगर आपका ब्रैकेट एटॉमिक मास यूनिट में है तो राइट साइड में भी MeV में कन्वर्ट करना है। तो आप जो है सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ना करके 931.5 कर दो मल्टीप्लाई, ताकि राइट साइड भी आपका एटॉमिक मास MeV में कन्वर्ट हो जाए, राइट साइड भी आपका सेम यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा इंटू 931.5। तो अब आपका ये भी MeV में आ गया। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा Mn माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में जाएगी 0.7845 डिवाइड बाई 931.5। तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 0.00084219 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर बी हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे हमने एटॉमिक मास क्यों, सॉरी न्यूक्लियर मास क्यों लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों रिएक्शन को, चाहे तीनों रिएक्शन को न्यूक्लियर मास में लिखना है, चाहे तीनों रिएक्शन को एटॉमिक मास में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि दो को न्यूक्लियर में और थर्ड को एटॉमिक में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। देखिए जब आप 931.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये MeV में आ जाएगा। तो तब आएगा MeV में जब आपका ब्रैकेट के इनसाइड एटॉमिक मास यूनिट में हो। अगर ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक मास यूनिट में है तभी तो 931.5 को मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको मास MeV बाई सी स्क्वायर में चाहिए होता तो फिर हम जो है सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने देते, ठीक है। अब हम मेथड नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन इस तरह से करना है कि जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाए। तो हम यहाँ पे हमने Q2 को क्यों माइनस किया है, Q2 को इसलिए माइनस किया है ताकि आपका Mn पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। और जो MP है और Me है वो ऑलरेडी 4 और 6 में नेगेटिव है, क्योंकि आपको Mn माइनस MH चाहिए, तो Mn पॉजिटिव चाहिए था, तो Q2 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से एनालाइज करोगे रिएक्शंस को कि आपका जो भी चाहिए वो आ जाए, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका नेक्स्ट मेथड करते हैं, सेकंड मेथड। तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये है कि आप क्या करो, जो आपकी रिएक्शंस दे रखी हैं उनको Q वैल्यू के साथ लिख लो, रिएक्शन को Q वैल्यू के साथ लिख लो, यानी कि जो आपकी रिएक्शन थी उनके आगे Q वैल्यू लिख दो। यानी कि जो फर्स्ट रिएक्शन थी 1H2 प्लस 1H2, ठीक है, इसे मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो 1H2 ये हो जाएगा 1H3 प्लस 1H1, तो इसके साथ Q वैल्यू साथ में लिख दो। तो एक तरह से आपने बैलेंस कर दिया एनर्जी मास, तो जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा आई थी वो यहाँ पे लगा साथ में लिख दी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 2 है आपको जो दे रखी है उसको उसके साथ भी आपने Q वैल्यू के साथ लिख दिया 1H2, और ये हो जाएगा
2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.265। आपका जो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव के साथ लिखना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लिखना है। यहाँ पे तीनों ही पॉजिटिव है। थर्ड आपका आ गया 1H3 2He3 प्लस बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस 0.0185 MeV। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि थर्ड रिएक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो हम यहाँ पे सभी को जब अब यहाँ पे आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सीधा। यहाँ पे क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फर्स्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो 4.031 लिख रहे हो वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली 1H1 1H2 माइनस 1H3 और माइनस 1H1 है, मतलब इनके मास ठीक है, इनटू सी स्क्वायर अगर एनर्जी में कन्वर्ट करो तो एक्चुअली हम यहाँ पे डायरेक्ट सम या एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको शुरू में क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग मास लिख सकते हो। अब क्योंकि थर्ड रिएक्शन आपके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम ये माने कि जो भी ये है ये सब न्यूक्लियर मास है। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर मास के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एनर्जी लिख रहे हैं एक तरह से। ठीक, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आपने पहले किया था वही काम आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दो। तो क्या करोगे आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप जो आपने पहले किया था 1 3 ऐड की थी और जो आपने सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये काम कर दो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्यू। तो जब आप 1+3 करोगे तो इसका मतलब आप समझ रहे हो 1+3 का मतलब, यानी कि रिएक्टेंट्स को एक साथ ऐड कर दो और प्रोडक्ट्स को एक साथ ऐड करना है। तो 1+3 -2 यहीं पे कर दिया हमने, जैसे वहां पे हमने किया था 4+6 -5। तो अब यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो हम यहाँ पे लिख तो यही रहे हैं 1H2, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्योंकि न्यूक्लियर मास है तो 1H1 को भी आप प्रोटॉन लिखोगे, न्यूक्लियर मास है तो 1H1 को भी प्रोटॉन लिखोगे। तो ये हो गया 1H2 प्लस 1H2, साथ में 3 ऐड करोगे तो प्लस 1H3। ये आपने अभी तक रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए 1 और 3 के। अब आप जो है 2 वाले का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1H2। ठीक है, या 2 बार भी लिख सकते हो। तो सेकंड वाले आप सब्ट्रैक्ट किया आपने माइनस 1H2 माइनस 1H2। अभी आपने सिर्फ लेफ्ट साइड में जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब हम करेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा आपका 1H3 प्लस प्रोटॉन 1H1, ये प्रोटॉन है क्योंकि न्यूक्लियर मास है तो आप उसका हाइड्रोजन न्यूक्लियर या प्रोटॉन कह दो। उसके बाद प्लस 4.031। अब थर्ड वाला ऐड करो, थर्ड वाली हमने की 2He3 प्लस बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो तीसरा आपका जो ये है इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि मास 0 है तो अल्टीमेटली इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी 0 जाएगी प्लस 0.0185। अब जो सेकंड वाली है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2He3 माइनस न्यूट्रॉन माइनस 3.265। अभी आपने ये किया। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो तो यहाँ पे 1H1 ये से कैंसिल हो गया। उसके बाद अब ये जो आपने एरो लगाया ये ऐसे मानो कि ये इक्वल टू का साइन है, क्योंकि ये एरो और इक्वल एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह से इक्वल साइन है, इक्वल टू। तो अगर इक्वल टू है तो आप जो है दोनों तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे 1H3 और 1H3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 1H3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ और हो रहा है देखो, तो यहाँ पे जाएगा 3He 2He3 और 2He3 ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा ये देख लो। तो यहाँ पे जो आपको चाहिए, अब ये जो न्यूट्रॉन है इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो वो लिख लो विद प्लस साइन, तो न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन को लिख दो माइनस के साथ और इलेक्ट्रॉन को भी माइनस के साथ। तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन एटम हो गया लेफ्ट साइड में। एक्चुअली लेफ्ट साइड में आपका ये आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू। अब जो भी बचा आपका राइट साइड में उन्हें आप एक साथ लिख लो, तो वो अब क्या बचा, अब सिर्फ एनर्जीज बची। तो ये हो जाएगा आपका 4.031 और प्लस 0.0185 माइनस 3.265। ठीक है, ये एमईवी में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वही आएगी जो आपने पहले निकाली थी, तो ये जाएगा 0.7845। ठीक है, और इधर अब हमने कहा था कि मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी लिखना है, तो ये जो मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी है तो इसको लेफ्ट साइड में 931.5 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये एमईवी में कन्वर्ट हो गया, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अल्टीमेटली आपको जो आंसर है जो पहले हमने लिखा था वही मिल जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे मेथड लॉन्गर या शॉर्टर की बात नहीं है, यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग की। अगर अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप जो है चाहे उससे करो चाहे इस वाले मेथड से करो, आपको जो है सेम रिजल्ट मिल जाएगा। आपने वहाँ पे क्यू वैल्यू के फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हमने सीधा क्यू वैल्यू रिएक्शन के साथ लिखी और एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे भी करना आप करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, प्रोसेस सेम ही है एक तरह से। ठीक है,
अब हम आगे चलें, अगर लिख लिया हो तो अगर आपने वहां पे 3 रिएक्शन के लिए क्वेश्चन किया था, तो अब यहाँ पे 4 रिएक्शन के लिए क्वेश्चन करना है, वैसे क्वेश्चन 4 रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको होमवर्क के लिए दे दूँ। ठीक है, ताकि इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो जो रिएक्शन मोर देन 1 रिएक्शन है इसमें। तो आप पहले तो ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसको आप एक बार लिख लो, और जो स्क्रीन शॉट है वो भी ले सकते हो, और लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इसको लिख लो, इसमें क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बेसिस। आपको ये रिएक्शन बनानी है, किसकी हेल्प से, जो 4 रिएक्शन दे रखी है उनकी हेल्प से। ये क्वेश्चन असाइनमेंट का नहीं है। असाइनमेंट का होता तो मैं लिखने को कहता ही नहीं, मैं कहता असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लो, असाइनमेंट का नहीं है। तो आपको जो 4 रिएक्शन दे रखी है वहां से ऐसी रिएक्शन बनानी है, और रिएक्शन ऐसी बनानी है कि लेफ्ट साइड में आपका बोरोन 5 और अल्फा पार्टिकल हो, और राइट साइड में आपके पास न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन हो। अब इसके अलावा जो भी रिएक्शन में आपका आपका एक्स्ट्रा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी, उस मास के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी, उसको हम क्यू वैल्यू कह देंगे, उसको हम क्यू वैल्यू कह देंगे। तो आपको ये रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज 4 रिएक्शंस आपको बनानी है, और आपके हेल्प के लिए लास्ट में मासेस और गिवन है, एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो आप इसको अपने आप करके देखना। हाँ, आप बिल्कुल, आप क्यू वैल्यू को, अगर जो क्यू वैल्यू राइट साइड में लिखी है, अगर उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है तो आप विद माइनस साइन लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को लिख लो, अगर लिख लिया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। इसे आप लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब आप ये और बताओ कि इसका आंसर लिखना हो तो मैं इसका आंसर लिखूं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसका आंसर लिख दूं मैं, या करी करें? ठीक है, तो नहीं लिख रहे। आप में से किसी ने कहा कि नो, तो नहीं लिखते फिर। ठीक है, और काफी लोगों ने कहा यस, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस गलत आ गया आपका आंसर, तो आप सही मान के आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर फिर मैं लिख देता हूँ। क्योंकि अगर बाई चांस आपने गलत निकाल दिया तो आप उसको सही मान के आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लिख देते हैं। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, 0.136। ये आपकी एमईवी में इसका क्यू वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए देना है, ऐसा ही कुछ। ये वाला क्वेश्चन भी आप लिख लो, इसका भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ भी क्या है, कैलकुलेट द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन दिस। तो आपको ये रिएक्शन बनानी है बाय द हेल्प ऑफ द गिवन रिएक्शंस। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ P30 इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे P30 आपका ग्राउंड स्टेट में है, जबकि आपकी थर्ड रिएक्शन में P स्टार लिखा है। तो P स्टार ग्राउंड स्टेट में आने के लिए P30 ये होता है। तो अल्टीमेटली आप P स्टार की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, P30 प्लस फोटोन। ठीक है, तो फोटोन को यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे तो दोनों तरफ फोटोन कैंसिल हो जाएंगे। आपकी P31 के साथ भी फोटोन है थर्ड रिएक्शन में, और P30 स्टार में जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो फोटोन आगे जाएगा, तो दोनों तरफ फोटोन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्यू वैल्यू चाहिए, Si29 प्लस डी। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है ड्यूट्रॉन, 1H2, इट इज ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बनाना है बाय द हेल्प ऑफ द गिवन 4 रिएक्शंस, और फिर उससे क्यू वैल्यू निकालनी है। तो जो भी इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा आएगा वो क्यू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है Q इक्वल टू 2 MeV। इसको आप सॉल्व करके आना, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसे अगर लिख लिया तो आगे चलें, अगर इसे लिख लो जरा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
एक सेकंड जरा। अब आपको लिखना है सेपरेशन एनर्जी। देखिए आप लोग, मैं शायद फिर से किसी की वीडियो ऑन होगी तो वीडियो को आप ऑफ कर लो, ठीक है। ये जितेंद्र सैनी है ना, जितेंद्र सैनी ने वीडियो ऑन कर रखी है तो वो ऑफ कर ले, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी क्या है? तो यहाँ पे मैंने आपसे न्यूक्लियर मॉडल में कहा था कि प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको एनर्जी कितनी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, आप कह सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन एंटिटी, कोई जरूरी नहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एन एंटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। तो अब यहाँ पे लेट्स से वी हैव ए न्यूक्लियाई एंड यू आर गिविंग सम सेपरेशन एनर्जी। लेट्स से सेपरेशन एनर्जी हम इसे कह रहे हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो आपको एक न्यूक्लियाई मिलेगा जिसमें एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A-1, साथ में एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके सेम रहेंगे। तो अगर प्रोटॉन सेम है तो न्यूक्लियाई एक्स सेम रहेगा, यानी एलिमेंट सेम रहेगा। तो ये तो हो गया न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो आपने एनर्जी को लेफ्ट साइड से दिया, यानी कि इस न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए यू नीड सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो एक तरह से आप ये नहीं कह सकते, क्या ये नहीं कह सकते कि आपने, आपकी जो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू की बात करें तो यही आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस क्यू, और यहाँ पे जो एनर्जी आपने दी है उसको अगर राइट साइड में ले जाओ तो वो -ES के साथ लिखा जाएगा विद माइनस साइन। तो आप कह सकते हो कि ऐसी रिएक्शन के लिए Q इज इक्वल टू माइनस सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ रही है, बाहर से देनी पड़ रही है, तो Q वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड एनर्जी इज एंडोथर्मिक। और अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है तो Q वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ फिलहाल Q वैल्यू नेगेटिव होगी अगर सेपरेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। अब यहाँ पे इस तरह से कह सकते हो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी में भी अगर प्रोटॉन अपने आप एग्जिट करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अपने आप नहीं कर रहा, अगर आपको सेपरेशन एनर्जी अपनी तरफ से बाहर से देनी पड़ रही है तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे मास नंबर रिड्यूस बाय 1 एंड एटॉमिक नंबर इज आल्सो रिड्यूस बाय 1। तो ये आपने सेपरेशन एनर्जी। तो अल्टीमेटली यहाँ भी वही वाली बात है कि अगर आप राइट साइड में जाओगे तो विद माइनस साइन लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि Q वैल्यू और सेपरेशन एनर्जी का रिलेशन ये हो गया, यानी कि सेपरेशन एनर्जी इज जस्ट माइनस क्यू, या Q इज इक्वल टू माइनस सेपरेशन एनर्जी। तो जो आपके तीनों फॉर्मूले Q वैल्यू के थे वही तीनों फॉर्मूले यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी के हो जाएंगे, बट विद माइनस साइन, या माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक तरह से कि सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू, या हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो जो तीनों फॉर्मूले मास, काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में थे वही फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो फॉर्मूले आपके हो गए सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू, एंड देयरफॉर वी कैन राइट सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यू में था मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यहाँ हो गया मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू c स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपने पहले लिख दिया और रिएक्टेंट्स आपने बाद में लिखा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करी। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, वहां पे था पहले प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हो गया पहले रिएक्टेंट्स। एंड थर्डली separation energy is equal to sum of the binding energy of the reactants minus sum of the binding energy of the products। और यहाँ पे कंडीशन सेम रहेंगी जो आपकी Q वैल्यू की थी।
हाँ, बस माइनस की मल्टीप्लाई है, कंडीशंस विल बी सेम एज दैट फॉर क्यू वैल्यू। ठीक है, अब जो है इस पे एक तो क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई न्यूक्लियाई है और इसमें से आपने प्रोटॉन सेपरेट किया, तो उसको सेपरेशन एनर्जी तो कह ही सकते हैं, लेकिन उसको ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है न्यूमेरिकल्स में वो ये भी हो सकती है कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन। तो भले बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे सही टर्मिनोलॉजी ना हो, लेकिन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोटॉन को अनबाउंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो भी सेपरेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। वो अलग बात है कि बाइंडिंग एनर्जी होती है कि बाइंडिंग एनर्जी में तो सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हाइड्रोजन एटम में बाइंडिंग एनर्जी वर्ड यूज किया कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ भी आप कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन या टू अनबाउंड दिस प्रोटॉन व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बोथ आर सेम। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 है असाइनमेंट नंबर 1 में। यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे कहा सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो क्वेश्चन है द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन कैल्शियम 40 एटम, कैल्शियम 39 एटम are given. Are given as 1.008665, 39.962589 and 38.970691 atomic mass units respectively. अब क्वेश्चन ये है, the energy required to remove last tightly bound neutron from calcium 40 is, चार ऑप्शन है 14.6, 15.6, 16.6 और 17.6। तो जिस तरह से Q वैल्यू के लिए हमें रिएक्शन लिखनी होती है, उसी तरह से आपको यहाँ पे लास्ट न्यूट्रॉन अनबाउंड करना है या रिमूव करना है, तो यहाँ पे उसे सेपरेट करना है। तो सेपरेशन एनर्जी के लिए भी आपको पहले रिएक्शन लिखनी होगी, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपने पहले रिएक्शन लिखी, कैल्शियम 2040 इज इक्वल टू कैल्शियम 3920 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपने सेपरेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एग्जिट हो गया या रिमूव हो गया या सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा मास ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम 39 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कैल्शियम 40 इंटू सी स्क्वायर। अगर यहीं पे क्यू वैल्यू होता तो क्यू वैल्यू नेगेटिव आती, लेकिन सेपरेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे तो ये आपने रखा 38.970691 प्लस 1.008665 माइनस 39.962589 और इसको एमई में चेंज करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगी 15.618। तो आप में से अभी दो का आंसर आया, तो वो जो है सही है, बी आंसर है। अब जो है हमें क्वेश्चन करना है और बाइंडिंग ये सेपरेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसको हम वहां पे यूज करेंगे, और वो आपका बुकलेट में मैं भी आपको पेज नंबर बताता हूँ,
ये है पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 22 क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था न्यूक्लियर मॉडल से, क्योंकि इसमें सेपरेशन एनर्जी का कंसेप्ट यूज होता। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है टोटल बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17 आर तो दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है ऑक्सीजन 15 की, तो ऑक्सीजन 15 की बाइंडिंग एनर्जी आपकी 111.96। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16 127.62। फिर है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 17 131.76। अब आपसे पूछा है द एनर्जी गैप बिटवीन 1p½ and 1d5/2 न्यूट्रॉन सेल्स फॉर द न्यूक्लियाई whose mass number is close to 16 is। तो आपको क्या चाहिए, तो जब आप न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रॉन सेल्स, तो सेल मॉडल में जब आप न्यूट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, तो न्यूट्रॉन्स को फिल करते हुए जो ये वैल्यू आएगी 1p½ और 1d5/2, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी, देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 15 और साथ में न्यूट्रॉन को सेपरेट किया। तो अभी मैंने ऑक्सीजन 16 में से न्यूट्रॉन को सेपरेट किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन 15 की, तो ऑक्सीजन 15 का अगर हम स्पिन पैरिटी देखें तो कितनी आएगी, तो यहाँ पे अगर आप न्यूट्रॉन को फिल करते हो, न्यूट्रॉन यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा 1s½ 2 1p3/2 4 और 1p½ 1। तो जो आपका लास्ट न्यूट्रॉन है वो 1p½ में आ गया, ठीक है। तो अब आप ऐसे मानो कि जब आपका डायग्राम बनाए 1p½ का, तो 1p½ में जो न्यूट्रॉन था उसको सेपरेट करने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, तो आपने उतनी दी जितनी इस लेवल की थी, और उसको 0 पे पहुंचाना है आपको। जो भी इसकी एनर्जी थी उसको 0 पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको सेपरेट करना है, सेपरेट का मतलब इसे आपको 0 तक लाना है, इक्वल टू 0। तो इतनी एनर्जी आपने दी है, आपने बाहर से इतनी एनर्जी दी है बाय द हेल्प ऑफ फोटोन, जो भी जिस भी मेथड से आपने किया, आपने बाहर से हीट प्रोवाइड कराई हो, आपने बाहर से फोटोन इंसिडेंट किया हो, आपने जो भी किया उसको हम कह रहे हैं सेपरेशन एनर्जी। तो यू आर प्रोवाइडिंग सम सेपरेशन एनर्जी टू अनबाउंड दैट न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे था, उस न्यूट्रॉन को आप जो भी इसकी एनर्जी थी उसकी एनर्जी को आप यहाँ से 0 पे ले गए, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन हमें लिख दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 15 वाला जो है वो 1p½ के करस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन है। अगर आप सेपरेशन एनर्जी निकालोगे इस रिएक्शन की, सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फॉर दिस रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू -q। अगर बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्म लिखोगे तो वो आएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पहले लिखो, क्योंकि ये -q है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर q वैल्यू होता तो पहले प्रोडक्ट आता फिर रिएक्टेंट आता, तो ये वैल्यू हो जाएगी 127.62 माइनस 111.96, तो ये वैल्यू आ गई 15.66। तो यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज 15.66 MeV। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। लेट्स से ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 16 एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अब की बार ऑक्सीजन 17 की बात करें, तो ऑक्सीजन 17 में जो n = 9 है उसको अगर फिल करते हैं, और यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, तो जो 9th वाला है वो 1d5/2 में आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट्स से 1d5/2। इसको भी अगर आप इक्वल टू 0 पे ले जाते हो, तो यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी इस वाले न्यूट्रॉन की इस रिएक्शन के लिए -q, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 17 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16।
तो ये वैल्यू आएगी 131.76 माइनस 127.62 जो कि है 4.14। तो ये हो गई 4.14 MeV। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको 1d5/2 और 1p½ एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपको ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसको निकालने का मतलब क्या हो गया, आपको दिख रहा है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ पे आप 15.66 से अगर 4.14 को सेपरेट कर दो तो आपको ये एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 10 एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप हो जाएगा एक तरह से सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू 1p½ माइनस सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू 1d5/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15.66 माइनस 4.14 यानी कि 11.52। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, यानी कि बी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने करें। E=0 का मतलब, E=0 का मतलब एक्चुअली क्या है, जब आप किसी को सेपरेट करते हो तो उसमें कितनी एनर्जी देते हो, तो उसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ आपको। जब आप -13.6 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है n=1 में वो -13.6 रहता है, तो वो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बाउंड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है या आयनाइज करना है तो आप यहाँ से कितनी एनर्जी दोगे बाहर से, तो वो आप इतनी दे दोगे कि आपकी एनर्जी 0 हो जाए। तो सेपरेट करने के लिए आपको एक्साइट नहीं करना है, सेपरेट करना है, पूरी तरह से बाहर निकालना है। तो आप n=1 से 2 पे नहीं ले जाना चाह रहे, आप n=1 से 3 पे नहीं जाना चाह रहे, आप जो है n= एक तरह से इनफाइनाइट पे जाना चाह रहे। तो कितनी एनर्जी दी, तो अगर इसकी एनर्जी -13.6 है तो आपने कितनी दी, आपने प्लस की 13.6 दी है। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक की टर्म्स में तो आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं और इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। तो वहां पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1p½ में जो आपका न्यूट्रॉन है उसको आपने एक्साइट नहीं किया, उसको आपने सेपरेट किया। सेपरेट करने का मतलब फुल्ली बाहर निकाला, E=0 पहुंचाया। और 1d5/2 इस वाले को भी आपने 0 तक पहुंचाया। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इन दोनों के फॉर्मूले से, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो तो इन दोनों का सेपरेशन एनर्जी का डिफरेंस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जो आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 18, उसको हम अल्फा डीके में करेंगे, मतलब उसको हम बाद में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आप कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। जेस्ट के एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी है केवल एक क्वेश्चन के आने की है, तो एक हाँ, तो हमने कहा कि ना के बराबर है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आ जाता है, अब वो कहाँ से आ जाए उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस मेंशन नहीं है तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल से आ जाए, हो सकता है साइक्लोट्रॉन से आ जाए, और हो सकता है कि लेट्स से न्यूक्लियर मॉडल से आ जाए। ठीक है, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब जेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो जब हम, हालांकि जेस्ट का पेपर आने वाला है तब तक हम शायद न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी ना कर पाए, लेकिन जितनी हो गई है अगर उसमें से आ जाता तो आप कर लेना, इतना कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 10 तो ये है सर। हाँ सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का भी तो मेंशन किया है। एक्चुअली आवाज गूंज रही है अब। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन तो ये है, सॉरी ये है मतलब, हाँ अब बताओ। सर इसमें जो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन भी तो है। उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है ना, हम पहले कह चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल से 0। यस सर, यस, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें जो सर वो है 8 ऑक्सीजन 16 सर, उसकी तो सर वो मतलब इसलिए नहीं किया ना सर क्योंकि वो इवन है तो स्प्लिटिंग मतलब होगी नहीं। हाँ उसके लिए, उसको इसलिए किया। और सर मतलब सेकंड पे भी वही है सेम है ना सर, 8 और 16 के लिए इसलिए नहीं किया। हाँ इसलिए नहीं किया। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन इसकी अप्रोच यही है और कोई मेथड है नहीं। ओके सर।
सर हाँ। फर्स्ट स्लाइड शो करना। फर्स्ट ये है। सेकंड सेकंड ये है। अब किसी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज तो जिनका स्लाइड छुट्टी है वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ। तो फिर आज की क्लास को एंड करें। आप लोग असाइनमेंट है उसमें से क्वेश्चन है, चाहे न्यूक्लियर मॉडल्स का हो, चाहे क्यू वैल्यू का, उन्हें करके करके आना जरा, है ना। तो उसमें कोई डाउट हो तो पूछना। सर स्लाइड Excuse me, नंबर sir. 18 शो कर दीजिए। हाँ पूछो पूछो। हाँ सर, अगर सेपरेशन एनर्जी नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा क्या न्यूट्रॉन का? हाँ बिल्कुल। अगर जैसे अल्फा डी है, अल्फा में अल्फा पार्टिकल सेपरेट हो जाता है, तो उसमें वो अपने हाँ। आप हो रहा है, उसके लिए क्यू वैल्यू पॉजिटिव, सेपरेशन एनर्जी नेगेटिव। यानी कि आपको हाँ। बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, वो अपने आप एनर्जी रिलीज होती है। तो उसके लिए क्यू वैल्यू तो पॉजिटिव, और उसको क्यू वैल्यू को अगर आप लेफ्ट साइड में जाके लिखोगे तो विद नेगेटिव साइन लिखोगे। यस यस, ओके ठीक है। ठीक है, तो क्लास को एंड करें फिर। सर स्लाइड 18 शो कर दीजिए ना। हाँ अब बताओ, कोई और क्वेश्चन। इस स्लाइड नंबर 18 होगी। अभिषेक, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, तो अब मैं सेंड कर दूं सर। ठीक है, तो अब मैं सेंड करता हूँ।